एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। तो गाइज आज फिर से हाजिर है हम आपके लिए एक और मजेदार सेशन लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB की तरफ से 13 नवंबर 2019 को आपका जो पेपर कंडक्ट कराया गया था PRT के लिए, उसके पार्ट बी के हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन का मतलब जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उनका सही आंसर क्या होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा अपने पार्ट बी में स्कोर कर पाएंगे। एंड साथ ही में सीखेंगे किस तरीके से आपको जहां पर कंफ्यूजन होती है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल वहां पर कैसे किया जाता है, ताकि टाइम भी बच सके प्लस आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना आज का डिस्कशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन अ टीचर स्टिमुलेट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको 4 तरीके दिए गए हैं, तो किस तरीके का इस्तेमाल करके एज अ टीचर आप बच्चों की थिंकिंग स्किल यानी कि जो सोचने की शक्ति होती है, कौशल होता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है encourage students to reflect on what they do that is effective and they should suggest name to their process। आपको क्या करना है, बच्चा जैसे कुछ भी चीज कर रहा है तो आपको उसके लिए प्रोत्साहित करना है कि नहीं तुम कर सकते हो, सोचो तुम। और जब भी वो कोई चीज करता है तो उसको एक नाम भी दो उसके प्रोसेस को। ठीक है, यानी कि उसको आप बढ़ावा दो कि हाँ तुम सोच सकते हो। तो यहाँ तो देखिए हमें पहले सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर साफ समझ आ गया है हमें कि यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात हुई है। सेकंड देखते हैं, incline the focus on affective and personality aspect along with the cognitive factors too। आपको क्या करना है, बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि जो कॉग्निटिव पक्ष है उसके ऊपर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन साथ में आपको बच्चों की जो अफेक्टिव यानी भावनाओं के ऊपर किस चीज का फर्क पड़ता है, बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर किस चीज का फर्क पड़ता है, फिर क्या चीजें होती हैं, आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना है। और सही बात है, एक देखिए आप बच्चों की थिंकिंग क्या सिर्फ और सिर्फ दिमागी रूप से होती है। अगर मैं इमोशनली मैं बोलूँ इमोशनली मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ तो मेरी थिंकिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव के साथ हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी देखकर चलने हैं, तो ये भी पॉइंट सही होता है इसके हिसाब से। अगला है emphasize mostly on knowledge about strategies and techniques। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर जो है ध्यान देना है कि किस तरीके से किस तकनीक से नॉलेज बच्चों में गेन हो सकती है, क्या टेक्निक होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी। अब आप मुझे बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे तो थिंकिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं ना, बस क्या है आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बता दोगे तो क्या बच्चा उस हिसाब से थिंकिंग कर लेगा? नहीं, बच्चा अपने हिसाब से भी सोचता है, तो उसके हिसाब से आपका ये पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, use teaching strategies that foster the development of thinking skill and the mastery over the subject। आपको क्या करना है, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी टीचिंग में आपको, शिक्षण में आपको इस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो, बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आए। अब बाकी सारी चीजें रहने दो, यहाँ पर लिखा है फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग और क्वेश्चन में भी हमें यही चीज पूछी है, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉइंट इसके अंदर आएगा ही आएगा। तो अब देखिए आपका आंसर यहाँ से क्या बना, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। खाली एक थर्ड पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर आपका गलत है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका यहाँ पर गिवन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2, which sociologist laid emphasis on the role of education system in complex society where families and other primary groups are not fully equipped to prepare the young for adulthood that is expected by the larger society। अब आप देखो बाकी सारा रहना तो हमने क्या देखा, हमने इतने सारे पेपर एनालाइज कर लिए हैं जहां पर भी बात हो एजुकेशन की और सोसाइटी की। मैंने आपको लास्ट पेपर एनालाइज में भी बताया था
जहां पर भी एजुकेशन और सोसाइटी की बात होती है वहां पर आपकी जो भी स्टेटमेंट्स है वो ज़्यादातर या फिर मोस्ट ऑफ द जितनी भी है वो आपके एमएल दुर्थिम द्वारा दी गई है। हमने कितने सारे पेपर एनालाइज कर लिए हैं, सब में इनका क्वेश्चन ज़रूर था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एमएल दुर्थिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ नॉलेज, आपको इनमें से किसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि नॉलेज आपको मिलता है। पहला है सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि संवेदन के थ्रू जो आपके सेंसेस होते हैं या फिर खुद एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा रीजनिंग, तीसरा अथॉरिटी एंड आपका चौथा है फोर्थ। अब आप देखिए, ध्यान से समझेंगे हर एक पॉइंट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे जब भी जाके एग्जाम में कुछ वहां पर आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब होता है, सपोज मैंने आपको कोई एक्टिविटी कराई जहां पर आप सब जो है रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग के थ्रू हम सीख रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की जरूरत होती है रनिंग करने में, साइकिलिंग करने में फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो क्या हुआ, वहां पर आप खुद चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जब आप खुद चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नॉलेज तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। दूसरा है रीजनिंग, आपको जब भी किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसके पीछे का रीजन जानना होता है। आप सब रीजनिंग करते हैं, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एक सीरीज मैंने बना दी है 20 ये एंड देन ये, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर होगा बीच में। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे क्या रीजन है इसके पीछे। आपने देखा इसमें रीजन है कि 10 का यहाँ पर गैप आ रहा है। तो क्या हुआ, इसके थ्रू भी आपको नॉलेज गेन हुई, कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से पैटर्न बनता है। सही बात है। अगला है अथॉरिटी, आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, आपकी अथॉरिटीज है, समाज में नियम कानून बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी रूल बुक है, उनके थ्रू भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला है फेथ, आप जिस भी कल्चर में फेथ रखते हैं या फिर किसी भी चीज को आप मानते हैं तो उसके थ्रू भी आपको नॉलेज प्राप्त होती है। अब जैसे कि मेरा मान लो फेथ है कृष्ण भगवान में, तो मुझे कृष्ण के बारे में बहुत नॉलेज होगी। आपका मतलब ये मैं आपको बस एक छोटा सा रेफरेंस दे रही हूँ कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आपका फेथ है शिव भगवान में तो आपको शिव के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। तो देखिए इस तरीके से आपके चारों ही सोर्सेज है जहां से आपको नॉलेज मिल सकती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों ही यहाँ पर आपके सही हैं बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से ना बेसिक डेली लाइफ से रिलेट करो, कुछ कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एंड रूल में घुसने की जरूरत नहीं होती कुछ चीज़ों को समझने के लिए। वहाँ से क्या होता है और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए टफ हो जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितना बेसिक तरीके से आपको मैं समझा सकूँ उतने बेसिक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not one of the 10 core areas identified to develop life skills? आपको याद होगा कि हमने एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीवन के कौशल होते हैं, जो आपकी लाइफ स्किल्स होती हैं, वो 10 तरीके की होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक आपकी लाइफ स्किल नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो आपकी 10 लाइफ स्किल कौन सी है, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना 10 कौन सी है, उसी के बाद तो बता पाओगे कि एक उनमें से कौन सी गलत है आपकी। चलिए, तो पहली आपकी होती है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगली होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक रूप से जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगली होती है आपकी डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में आप फैसला लेते हैं या फिर आप डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर आप किसी चीज़ का हल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरा पर्सन किस सिचुएशन में है उसकी भावनाओं को अगर आप समझते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप किसी से कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आपका एक दूसरे के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप है, वो चीज़ यहाँ पर आपकी आती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा आप कहीं ना कहीं लाइफ को बेहतर रूप से जीने में कामयाब नहीं होंगे। अगला आता है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको खुद के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आप कौन हैं, आप कैसे हैं। नेक्स्ट आपका एक होता है यहाँ पर कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उसके साथ आप मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें।
एंड नेक्स्ट आता है आपका कोपिंग विद इमोशन, यानी कि आपके जो इमोशंस है उनके ऊपर आप कंट्रोल कर सके। तो ये 10 आपकी लाइफ स्किल होती हैं जो कि आपको बेहतर जीवन जीने में हेल्प करती है। अब आप देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक आप इजीली बता सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है शाइनेस, वो इन 10 लाइफ स्किल्स में कहीं भी नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शाइनेस। आपको मैंने सारी 10 की 10 स्किल्स बता दी हैं, ठीक है, कहीं पर इनको नोट डाउन कर लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाइनेस। ये हमारी लाइफ स्किल के अंदर नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, Which of the following aspects are fostered by puzzle solving in a child? अगर आप बच्चे से पजल सॉल्व कराते हैं, ठीक है, कोई भी रिडल, कोई भी पहेली, पजल सॉल्व कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या चीज़ आपको बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलेगी, या वो किस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा? पहला है क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, अगला है नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाएगा, नेक्स्ट है डीमोटिवेट करेगा, एंड नेक्स्ट है इग्नोर करेगा। साफ देखिए क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा है कि क्रिएटिविटी, पजल सॉल्व करने से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ना तो नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी, ना ही बच्चा उससे डीमोटिवेटेड होगा, ना ही बच्चे को उससे इग्नोर किया जाएगा। आपको देखते ही आंसर क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिविटी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल सिस्टम for society and considered interaction as the basic unit to explain the human behavior? आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है। आपको यहाँ पर आंसर है इसका टैलकॉट पार्सन। टैलकॉट पार्सन ने बोला था कि जो इंटरेक्शन है, जो आपका मेल जोल होता है, वो सबसे अहम भूमि रखता है आपकी सोसाइटी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई थी बच्चों? ये टैलकॉट पार्सन के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन? आप कैलकुलेटिंग, या फिर यहाँ पर है कि आप किस तरीके से बच्चों के अंदर वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जहाँ पर प्रेयर्स होती हैं। अब आपने देखा होगा जब हम भी स्कूल्स में थे, आप भी स्कूल में थे, तो एक बीच में ना हमारा ऐसा फेज चला था जहाँ पर बारी बारी हम सबका रोल नंबर लगता था, जहाँ पर हमें कोई भी मोरल से रिलेटेड एक कोट बोलना होता था। तो इससे क्या होता था, मॉर्निंग असेंबली में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके द्वारा बच्चों के अंदर वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन के थ्रू, यानी कि बच्चों को आप सिखाइए क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, उनके थ्रू भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेज, अलग अलग डेज सेलिब्रेट करो बच्चों के साथ। ये हमारा गांधी जयंती होता है, ये हमारा वुमेन्स डे है, ये हमारा मेंस डे है, टीचर्स डे है। अलग अलग टाइप के डेज जो है उनके साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि उससे उन्हें पता चलेगा कि कोई डे क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे की क्या भावनाएं हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है मास मीडिया, यानी कि आप मीडिया का यूज कर सकते हैं। आप उन्हें क्लिपिंग्स दिखाइए, मूवीज दिखाइए, शॉर्ट मूवीज दिखाइए, जहाँ पर मोरल से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड कोई स्टोरी हो, तो इसके थ्रू भी आप बच्चों के अंदर वैल्यूज का निर्माण कर सकते हैं। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, into how many general categories are life skill divided? कि अभी हमने ना आपकी 10 लाइफ स्किल के बारे में पढ़ा था। आपको बताना है कि जो आपकी लाइफ स्किल है वो कौन से 3 कैटेगरी के अंदर बटी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए आपकी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है आपका थिंकिंग, एक होता है आपका सोशल, और एक होता है इमोशनल। आपकी जो ये 10 हमने लाइफ स्किल के बारे में पढ़ा है, 10 की 10 आपकी इन 3 कैटेगरी के अंदर आती है। तो हमें पता चल गया कि कितनी कैटेगरी होती है, 3 होती है। 3 के अंदर हमारा ये जो लाइफ स्किल है सारे डिवाइडेड हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगर किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which sociologist did not consider that religion has a functional role in society? किसने बोला कि रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है सोसाइटी में? तो बच्चों ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बोली गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट करूंगी, आपको पूरा उसका लिस्ट मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको मैंने क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ाया है, उसमें मैंने स्टेजेस भी आपको पढ़ाई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेज आपकी क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक सोच के अंदर आती है और कौन सी नहीं आती है। पहला है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है झट से दिमाग की बत्ती जब आपकी जलती है, उसे बोलते हैं हम इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, कि आप देखते हैं कि जो आपने आइडिया निकाला वो कितना सही था कितना गलत था। अगला है प्रिपरेशन, की जहां पर आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालने की, सोचने की। अगला है रिवीजन, कि आपने जो चीज कर ली है उसको आप रिवाइज करते हैं बार-बार ताकि आगे जाके वो आपको काम कर सके। या फिर आप देखेंगे आपने जितनी भी चीजें अब तक सोच ली हैं दोबारा उनके थ्रू आप गो थ्रू करेंगे, क्या कोई पॉइंट आपका छूट तो नहीं गया जहां से आपका कुछ क्रिएटिविटी बननी रह चुकी है, या फिर जहां से आपको हेल्प मिल सकती है कुछ नया क्रिएटिव बनाने के लिए। तो आप देखिए ये चारों जो ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करे, ये चारों ही आपके ज़रूरी हैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को करने के लिए। तो ये चारों आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम फॉल। आप बताइए कि आपको ना सेलिब्रेट करवाते हैं अपने स्कूल में महात्मा गांधी का बर्थडे, अब्दुल कलाम जी का बर्थडे, तो आप बताइए ये क्यों करवाते हैं। इसी का एक रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले कराया, तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। पहला है इसके थ्रू आप बच्चों के अंदर वैल्यूज का निर्माण करते हैं, मूल्यों को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों का व्यक्तित्व का आकलन यानी कि पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। और अगला है बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाते हैं। अब आपने देखा होगा जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपको जब वैल्यूज बढ़ानी है तो आप इंटरनेशनल डेज आप बच्चों को सेलिब्रेट कराइए। अब क्या हुआ, इन्होंने उल्टा कर दिया। इंटरनेशनल आप डेज बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके थ्रू हम बच्चों के अंदर वैल्यूज का निर्माण कर सके कि देखो उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने बलिदान दिया। तो इस तरीके से हम बच्चों को वैल्यूज के बारे में इनके थ्रू सिखा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं 12th क्वेश्चन। Which of the following is not a duty to be performed by a teacher? As a teacher इनमें से आपकी कौन सी ड्यूटी नहीं होगी। पहला है कि आप पूरा करिकुलम बच्चों टाइम पर पूरा कराइए। सही बात है, सिलेबस तो टाइम पर पूरा कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि टीचर्स के साथ पेरेंट और टीचर की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, ये भी सही बात है क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलता है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है और हमें कितना काम करना है साथ में मिलके। अगला है कि आपको स्कूल में रेगुलर आना चाहिए और टाइम पे आना चाहिए। सही बात है क्योंकि जो आप चीज़ें करेंगे वही बच्चा आपसे देखकर सीखेगा। एंड नेक्स्ट है बच्चों के लिए गिफ्ट लाइए। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सारे ही सही थे, लेकिन गिफ्ट लाना तो कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, गिफ्ट नहीं लाना। तो आपको यही बताना कि कौन सी आपकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आपको बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाने चाहिए। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा ना, आपको अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। बाकी क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज घुमा के दे देगा, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट ही पूछ लेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको कोई टफ क्वेश्चन दिखता है तो बी पेशेंट। ठीक है, पेशेंस रखो, क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे आप आगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ईजी होंगे, जो आपको आते होंगे। मुश्किल क्वेश्चन में हड़बड़ाहट करके अपने आसान क्वेश्चंस को रॉन्ग मत कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्सेज ऑफ फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से किसके थ्रू हम लिंग में भेदभाव करते हैं, इसके थ्रू हमें पता चलता है। पहला है न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड लेजर, की मतलब कैसा पालन पोषण है, कैसी हेल्थ है। अब बताइए इससे कैसा पता चलेगा, कोई लड़की पतली है, कोई लड़का हट्टा कट्टा है, या फिर कोई लड़की मोटी है और लड़का दुबला पतला है। तो इससे क्या पता चलेगा कि मतलब उसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट है एजुकेशन टेक्स्ट बुक करिकुलम टीचर। अब आप देखिए कई बार क्या होता है ना, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिए होते हैं, ड्राइवर के लिए हमेशा
एक मैन का नेम लिखा होगा, कुक के लिए हमेशा एक फीमेल का नेम लिखा होगा, या फिर टीचर्स कई बार पक्षपात करते हैं, तो इसके थ्रू जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगला है फैमिली एंड पेरेंट्स भी करते हैं, लड़कों को ज़्यादातर ऊपर रखते हैं कई लोग, और लड़कियों को थोड़ा सा उनके मुकाबले कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आप देखिए सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल अमोंग चिल्ड्रन इन क्लासरूम। आप इनमें से किसके थ्रू बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, कि मतलब बार बार बच्चे क्वेश्चंस पूछे, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के अंदर। पहला है, सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको राइट आंसर मिल गया, तो वहीं पर सारा अपना डिस्कशन स्टॉप कर दो। अब देखिए क्या होगा, मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि 4 किसको ऐड करने से आता है। एक बच्चे ने बोला 2 + 2, अच्छा चलो 2 + 2 से तो आता है। आपने बोला ठीक है, चलो मुझे सही आंसर मिल गया, डिस्कशन ओवर। लेकिन क्या सिर्फ यही हो सकता था? अरे 1 + 3 भी हो सकता था, या फिर 0 + 4 भी हो सकता था, या फिर कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते थे। तो क्या हो गया, आपने जैसे ही एक सही आंसर मिलने पर डिस्कशन को आपने स्टॉप कर दिया, तो इससे क्या है, बच्चों की क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। अगला है एनकरेज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। अलग अलग तरीके के जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जो है बच्चों को पूछने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स। आप बच्चों को चीज़ सिखाइए किस तरीके से बेहतर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है ये इससे बिल्कुल रिलेट करता है आपका। और अगला है, जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो एकदम एनकरेजिंग वे में, अरे हाँ पूछो पूछो, ऐसे नहीं बोलना क्या बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हो, बैठ जाओ, जब देखो परेशान करते रहते हो, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको बच्चों को एनकरेजिंग वे में रिस्पॉन्ड करना है। अरे हाँ पूछो पूछो, चलो बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इसका। देखते हैं ऑप्शन में कहीं गिवन है हमें, यस ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको ये चीज़ गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर परफॉर्म्ड बाय स्कूल्स इन टूडेज एजुकेशन सिस्टम। आज के टाइम पर स्कूल किस प्रकार का रोल प्ले करता है एजुकेशन में। पहला है कि ये बच्चों को ऑक्यूपेशन के लिए मतलब प्रिपेयर कर देता है, आप किस प्रकार का आगे जाके करियर अपनाएंगे, कौन सा ऑक्यूपेशन आप अपनाएंगे, ठीक है। अगला है इट एक्ट्स एज अ मॉरल अथॉरिटी, कि यहाँ पर बच्चों को जो है एक तरीके से सिखाया जाता है मोराली किस तरीके आपको बिहेव करना है, नैतिकता आपको कैसे अपनानी है। अगला है स्कूल्स आर सबवेरेंट टू द कम्युनिटीज डोमिनेंट क्लास। स्कूल समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है, यानी कि कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा जिसका तबका चल रहा होगा, कहेंगे ना जिसकी वाह चल रही होती है, स्कूल उसी के हिसाब से चलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जिसका आपकी कम्युनिटी में पावर होगा उसके हिसाब से स्कूल चलेगा, ये नहीं है। अगला है कि स्कूल में सही बात है हमें मोरल वैल्यू सिखाई जाती है। एंड नेक्स्ट है आज से हमें स्कूल में जो है पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारी जो नई NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें भी जिक्र किया गया था कि अब से वोकेशनल जो है सब्जेक्ट स्कूल में इंक्लूड करे जाएंगे ताकि बच्चों को कुछ करियर ऑप्शन स्कूल से ही सीखने के लिए मिल जाए। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने लेवल के कोर्ट होते हैं। एक होता है पहला नेशनल लेवल पे यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, अगला होता है स्टेट लेवल पे यानी कि हाई कोर्ट, नेक्स्ट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, आपके फैमिली कोर्ट्स होते हैं वो सब। तो कितने हो गए, ये 3 हो गए। आपका ये पार्ट ए में GS का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17, पेडागोजी कैन टेल अस डैश टू टीच। पेडागोजी हमें क्या बताती है। आप सब पेडागोजी पढ़ते हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं। तो पेडागोजी हमें क्या बताती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। आप एक बात अब ध्यान रखें, दिमाग में फिट कर लीजिए। पेडागोजी हमें ये नहीं बताती कि क्या पढ़ाना है, हमें ये करिकुलम बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है।
पेडागोजी हमें बताती है कि किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है और कब किस लेवल पर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना बच्चे के लिए बिल्कुल सही होगा। तो पेडागोजी हमें बताती है, शिक्षा शास्त्र बताता है कि किस तरीके से और कब वो कॉन्सेप्ट हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। व्हाट पर टिक नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है 18. Which of the following is not true about the right kind of education? जो सही मानने में जो एजुकेशन होती है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला कि ये एक सिस्टम पर बेस है। आप बताइए क्या आपका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम पे बेस है, एक ही सिस्टम चलेगा पूरी जगह? ऐसा तो नहीं होता ना। नेक्स्ट है कि इसकी हेल्प से जो है इंडिविजुअल जो है समझदार बनते हैं और फ्री बनते हैं। सही बात है। एजुकेशन में हमें जो है आत्मनिर्भर, कहते हैं ना मोदी साहब की, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो एजुकेशन के थ्रू हमें फ्री और मैच्योर समझदार बनना सिखाया जाता है, ये हमें हेल्प करता है। तो सही आंसर होगा आपका ओनली सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए सबसे पहला आज का आपका एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है। मुझे हर एक बच्चे का जवाब चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को किसने डेवलप किया। तो इसका आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स ऑसबॉर्न द्वारा ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को डेवलप किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 120। ये हम 2-3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट पेपर एनालाइज में कर चुके हैं, आपको जो संडे को टेस्ट मिलता है उसके अंदर कर चुके हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। देखिए आपको मैंने कई बार बताया तो मुझे आई होप सो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। In which approach to learning there is a collaborative partnership among all those who are the stakeholder of children learning। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एग्जामिनर का क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देखो। अब आपको बताना है लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड, ये जो अप्रोच है इन दोनों में से किस अप्रोच में ऐसा होता है जहाँ पर साथ में मिलकर सीखा जाता है और जहाँ पर जो भी बच्चे की लर्निंग के लिए स्टेक होल्डर है, यानी कि जो बच्चे की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बच्चे की लर्निंग के लिए हेल्प करता है, वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन घुमा दिया। आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होता है वहाँ पर जो टीचर होती है वो को लर्नर होती है, यानी कि यहाँ पर साथ में मिलकर सीखा जाता है। तो कोलैबोरेटिव किस में होती है? लर्निंग में होती है। अब जो बच्चों की जो लर्निंग है उसका स्टेक होल्डर कौन होगा? टीचर होगा। ये साथ में मिलकर चीज़ों को सीखते हैं। तो आपका सही देखिए आंसर क्या होगा? लर्निंग सेंटर्ड होगा। लर्नर सेंटर में कोलैबोरेटिव अप्रोच हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग में कोलैबोरेटिव ही होता है क्योंकि टीचर यहाँ पर को लर्नर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको ये कई बार पहले ही बता चुकी हूँ, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। आगे बढ़े यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 122। What should you as teacher takes care of while using demonstration method of teaching and learning? आप सपोज कीजिए अपनी क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एज अ टीचर किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहला कि बच्चे जो है क्वेश्चंस पूछें, मतलब कि आप जो है बच्चों से क्वेश्चंस पूछिए जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े उस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब देखिए जब आप सपोज कीजिए आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी बॉयल होता है और वो भाप बन के उड़ जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप ना बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। सही बात है, डेमोन्स्ट्रेशन में बीच बीच में क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। अगला है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको सिंपल होना चाहिए और बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आप बच्चे को सेकंड क्लास में पढ़ा रहे
रही हैं तो उसको 10th क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्सेप्ट मत पढ़ाने लग जाना, मतलब कि जो 10th क्लास में चीज़ पढ़ाते हैं उसके लेवल के हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। अगला देखते हैं, For education in school to be effective, the environment needs to be conducive for learning. This stimulative learning environment can be created in which of the following ways? अगर आप चाहते हैं कि जो आपके स्कूल में शिक्षा चल रही है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो यानी कि कारगर हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कंड्यूसिव होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड पढ़ाया है कि एक अनुकूल एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करे, इसे बोलते हैं कंड्यूसिव। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला कि अच्छे तरीके से क्लास को ऑर्गेनाइज करिए। सही बात है, क्लास को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करिए वहाँ पर किस प्रकार की भी डिस्टर्बेंस ना हो, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, क्लासरूम अच्छी हो, आपके जो भी इक्विपमेंट्स टीएलएम चाहिए सब चीज़ें हो आपके पास। सही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो डिस्प्ले होती है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि आप बच्चों से चीज़ें बनवाएं और साथ ही में वो बच्चों की चीज़ें बोर्ड पर भी लगवाएं। इससे क्या होता है, बच्चे को एक लर्निंग के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। अगला है इनोवेशन को आपको सपोर्ट करना है, यानी कि जहाँ पर बच्चे को क्रिएटिविटी करे उस चीज़ को आपको सपोर्ट करना है, बढ़ावा देना है। इससे क्या होता है, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर बनता है। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जगह ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 124, व्हाट इज द नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम पढ़ा था ना, उसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? पहला है कि इसकी वजह से जो नया कॉन्सेप्ट है वो आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। अब आप देखिए सही बात है, बिल्कुल मुश्किल कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, टीएलएम की वजह से आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी वजह से सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छी होती है, ये भी सही बात है, बच्चे खुद टीएलएम का यूज़ करके जो है अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को। एंड अगला है कि जहाँ पर अलग अलग बहुत सारी क्लासेस एक साथ हो, या फिर मैं कहूँ कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लेवल पर, ये टीचर को बहुत हेल्प करता है सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। क्या हुआ, 6th A में कोई टीचर ने एक्सपेरिमेंट कराया, वहाँ पर जो टीएलएम था वो 6th B में भी ले गया, वही वो टीएलएम क्योंकि टॉपिक तो सेम है उसने 6th C में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या हुआ, इसकी वजह से टीचर के लिए बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है उनकी क्लासेस का। तो ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके तीनों ही यहाँ बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to Gardner, intelligence enables individuals with the capacity for reflective understanding of others and oneself। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको गार्डनर की मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है, आपको बताना है वो कौन सी इंटेलिजेंस है जहाँ पर कोई अपने बारे में समझता है। बहुत बार मैंने अच्छे से समझाया है कि जहाँ पर भी अपने बारे में समझने की बात होती है वो आती है हमेशा इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतर व्यक्तिगत इंटेलिजेंस। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश टेक्स व्हेन स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन द सेम प्लेस ऑन अ स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट इन अ स्मॉल ग्रुप। अब आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला गया कि जहाँ पर बच्चे एक साथ मिलकर एक जगह पर काम करते हैं और जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि पूरा एक तरीके से बनाया हुआ, अच्छे से प्लान किया हुआ प्रोजेक्ट होता है। तो उसको वहाँ पर कौन सी लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव होती है, लर्नर होती है, लर्निंग होती है, या कोऑपरेटिव होती है। अब हमें ग्रुप से ये चीज़ तो क्लियर है कि या तो इसका आंसर होगा यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग, या फिर बच्चों इसका आंसर होगा यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग। लेकिन कौन सा होगा मुझे तो ढंग से क्लियर ही नहीं हो रहा। तो अब एक बात यहाँ पर नोटिस करिए, मैंने आपको क्या बताया था, कोलैबोरेटिव में ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लेस पर रह के बच्चा लर्निंग करे। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि बच्चे जो है इंटरनेट पे अलग अलग जगह है वहाँ पर काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, सेम प्लेस पे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग होता है वहाँ पर टीचर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देती है,
टीचर पूरा प्रोजेक्ट आपको ऑर्गेनाइज करके देती है, आपको बस टीचर के कहे अनुसार काम करना होता है। लेकिन कोलैबोरेटिव में बस आपको प्रोजेक्ट बता दिया जाता है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो देखिए सेम प्लेस में कौन सा होता है, कोऑपरेटिव होता है। साथ ही में जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आपको चीज मिले, यानी कि जहाँ पर आपको एक संरचित परियोजना मिले, वो भी कोऑपरेटिव लर्निंग में होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेटिव लर्निंग। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से पॉइंट्स को तोड़कर आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 127। यू आर एट अ शॉप परचेजिंग समथिंग। आप एक जगह कहीं पर कुछ सामान खरीद रहे हैं, आपने देखा दो लोग आपके ना आप साथ में कहीं बात कर रहे हैं, तो वो जो दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनने से आपको क्या समझ आता है, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि वो गरीब है या अमीर है। अगला है आपको ये पता चल जाएगा वो कहाँ से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट है आपको उसका एजुकेशनल स्टेटस, वो कितना पढ़ा लिखा है, आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए आप गए हैं एक जगह, भैया रिलायंस फ्रेश में आप गए हैं, रिलायंस स्मार्ट में शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। वहीं पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए, अरे भाई मैं तो बड़ा परेशान हो गया, कल तो मेरी मतलब कोई मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, मेरा तो कुछ काम ही नहीं हुआ, मेरे को तो कोई लेके नहीं गया मिस्त्री के काम पे। बस मैं एग्जांपल दे रही, तो इससे क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि वो इंसान रिच है या पुअर है। दिहाड़ी पे बेचारा गरीब आदमी जाएगा, रिच तो जाएगा नहीं। दूसरा आपको उनका स्टेटस भी पता चल गया, वो कितना पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आपको उसके लैंग्वेज से पता चल जाएगा, जाट भाषा में बोल रहा है, अरे भाई मन तो पता ही नहीं चला, या फिर कुछ भी है इस तरीके से, जो भी वो लैंग्वेज बोल रहा है आपको पता चल जाएगा वो इंसान किस प्लेस से बिलोंग करता है। तो तीनों ही यहाँ पर आपके सही पॉइंट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। सेम तरीके का क्वेश्चन पहले भी क्या है, सही मायने में जो एजुकेशन होती है उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला है कि जो एजुकेशन होती है वो हेल्प करती है बच्चे को ये जानने में कि उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर है। सपोज कीजिए आपको अलग अलग गेम्स खिला रही हूँ, मैंने आपको खो खो खिलाया, मैंने आपको लूडो खिलाया, मैंने आपको क्रिकेट खिलाया स्कूल में, तो आपको क्या पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस गेम में है, आपको किस गेम में आगे बढ़ना है। सही बात है बिल्कुल। अगला है कि इसके द्वारा बच्चों को पता चलता है उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो डेवलप कर पाते हैं, मतलब मेरे अंदर कितनी क्षमता है, फिर इसको डेवलप करना। आज मेरे टेस्ट में 10 में से 7 नंबर आए हैं, लेकिन मैं अपने टेस्ट में आगे जो है चल के 10 में से 10 लाऊंगा। तो जो सही प्रकार का एजुकेशन होगा वो आपको इस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि ये बच्चों को जो है हेल्प करता है उनका खुद का इंटरेस्ट समझने के लिए। ये और ये आपका बिल्कुल सही, एकदम सेम पॉइंट है, बस लैंग्वेज अलग है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके यहाँ पर तीनों ही करेक्ट होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट वर्कड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग में काम किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग में काम किया था पैवलोव ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हार्डली 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following things a teacher should consider while creating individual learning situation in the classroom। बताइए टीचर को क्या करना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है अलग, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग कर सके, मतलब कि अकेले में कुछ चीज़ें सीख सके, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है कि जो भी आपने असाइनमेंट दिया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो बच्चों को। अगला है कि बच्चों के स्टूडेंट को मॉनिटर करो वो कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फीडबैक दो। अब सपोज कीजिए आपने बच्चे को कोई भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करने के लिए दिया है, तो बच्चे को ढंग से बताओ कि वो असाइनमेंट क्या है ताकि उसकी लर्निंग अच्छे से हो पाए। बच्चा जो काम कर रहा है उसको देखो वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसी प्रकार से उसकी लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। एंड नेक्स्ट है उसके अंदर कोई भी कमी है या उसने कुछ अच्छा किया, कुछ कमी थी, उसके बारे में उसे आप फीडबैक दीजिए। तो तीनों ही पॉइंट आपके लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
इंडिया इज अ लिंग्विस्टिक एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। इंडिया एक ऐसा एरिया है जहां पर भाषाएं बहुत प्रकार की हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कथन स्टेटमेंट है जो इस बात को सपोर्ट करता है? ठीक है, पहला है पीपल लिविंग इन इंडिया आर बाउंड टू स्पीक वन लैंग्वेज, कि इंडिया में खाली एक ही भाषा बोली जाती है। पढ़ते ही क्लियर हो रहा है ना, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो इंडिया में बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, सही बात है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली। कई बार आपको क्या देखने मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हमारी जाट भाषा ले लीजिए, हिंदी भाषा ले लीजिए, उनमें आपको कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उनके जो वर्ड्स है बहुत सारे आपको कॉमन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोनों यहाँ पर आपका सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से वो कौन सा स्टेप है जिनका इस्तेमाल आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का हल निकालने में कर सकते हैं। पहला है एनालाइज करना, यानी कि सपोज कीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि आखिर पानी उबलता कैसे है। ठीक है, तो अब आप उसका समस्या का हल कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे। अच्छा, पहले पानी को रखना होता है, इतना टेम्परेचर करना होता है, मतलब सारी चीज़ को तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कितना उसका रिलेशनशिप है और बाकी कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि आपको पानी उबालने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसा वहाँ पर एनवायरनमेंट चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ जो है लिंक करेंगे। सही बात है ये भी। एंड नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशन आपने सोचे हैं उन्हें टेस्ट करके देखें कि वो कितने सही हैं और कितने गलत है। तो ये भी सही बात है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन है व्हाट इज आर द लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको बताना है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है, यानी कि वो अप्रोच जहां पर बच्चों की क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है कि कौन किस काम को कितना बेहतर, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, वो वाला अप्रोच। इसकी क्या लिमिटेशन यानी कि क्या नकारात्मक बात हो सकती है, एक बार ये समझ लीजिए। अब या क्या इसके कमी है, तो पहला ऑप्शन है डिजाइनिंग एक्टिविटीज एंड टेस्ट आइटम्स फॉर द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज दैट मे नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकेबल। यानी क्या होता है, कई बार आप बच्चों को जो जो चीज़ें सिखाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है वो हर बार प्रैक्टिकली हो सके। अब आप चाहते हैं बच्चे को हम बताएं कि कैसे चांद पर जाते हैं रॉकेट में उड़ के, तो क्या उस चीज़ को अभी फिलहाल बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से सिखा सकते हैं? नहीं, उसके लिए अलग टाइम चाहिए, अलग लेवल चाहिए, अलग सिचुएशन चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर एक लिमिटेशन है। अगला है एज स्पेस ऑफ लर्निंग वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यानी कि हर बच्चे की जो लर्निंग की क्षमता है वो अलग अलग है। तो एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि दिए गए टाइम पे हर एक स्टूडेंट को वो चीज़ सिखाना। कोई बच्चा चीज़ को जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो कोई भी आप जो स्किल सिखा रहे हैं हर एक बच्चे को एक साथ आप नहीं सिखा सकते, वो जल्दी सीख लेगा, दूसरा पर्सन लेट सीखेगा। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a classroom, one student's clapping or booing might elicit similar behavior from the other student in the class. What type of imitation behavior is observed by you as a teacher? 134 का क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवाया था। तो इस तरीके के मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। तो ये आज का आपका दूसरा होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब करेंगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 135, एज ए क्लासरूम टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स you advise to consider while following the problem solving method of teaching। सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आ गया कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बच्चों को सिखाते हैं तो कौन कौन से मेथड का मतलब किन किन चीज़ों का स्टेप आप ध्यान रखते हैं। पहला है
कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले कि किस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, आपको एक याद होगा कि हमने ना एक पूरा वो सीखा था कि डिफाइन द प्रॉब्लम, एंटिसिपेट द प्रॉब्लम, ये करके ना पूरा हमने एक सीरीज सीखा था। तो उसमें ये भी था कि अलग अलग सॉल्यूशन जो होने चाहिए वो, फिर जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढो क्या है, ये सीखा था ना, IDEAL। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीखा था। आई यानी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, D मतलब डिफाइन द प्रॉब्लम, E मतलब कि आप ढूंढिए कि क्या क्या आपके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। अगला था एंटिसिपेट करिए उन चीज़ों को, मतलब, और फिर L था लुक बैक करिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। अब जो E है ये होएगा यहाँ पर जनरेट करना, यानी कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना, क्या क्या उसका हल हो सकता है। और अगला है कि किस तरीके से आप उनको इवेलुएट करेंगे, यानी कि L लुक बैक। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो तीनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to Brown and Kuchler-Parker, which are the basic and essential element of cooperative learning? ये ब्राउन और क्यूटिपुलर पार्कर ये सब छोड़ दो, ठीक है। आप बस ये देखो, मैंने आपको कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ाया है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, आप बस ये देखना। पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सही बात है, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की लर्निंग से हमें फ़र्क पड़ता है। अगला, हमारे अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए। ग्रुप में काम करें तो एक दूसरे के साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है वो चीज़ हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप में कैसे काम होता है। अब भैया ग्रुप में काम करना है तो ग्रुप में काम करने की तकनीक भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो हो ही, लेकिन साथ ही में आप अपने काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ भी हमने कोऑपरेटिव लर्निंग में पढ़ी थी। और नेक्स्ट है यहाँ पर आप आमने सामने रहकर काम करते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पांचों ही पॉइंट कोऑपरेटिव लर्निंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the benefits of learning by doing or through participation in enhancing learning? आपको बताना है कि आप जब भी बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करवाते हैं तो इनके क्या बेनिफिट होते हैं। जब भी आप लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी काम को बच्चे को कर कर सीखने का मौका देते हैं तो उसका बेनिफिट फ़ायदा क्या होगा। पहला है कि बच्चा एक्टिव रूप से सीखेगा, बाकी आप छोड़ दो। लर्निंग बाय डूइंग है, ये तो बच्चा एक्टिव तो होगा ही होगा, वर्ड टू वर्ड कैच करना है, सही बात है बिल्कुल। अगला है यहाँ पर जब बच्चा डूइंग यानी खुद कर रहा है तो एक्सपीरियंस भी करेगा, ये भी सही बात है क्योंकि ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है सर्चिंग, डिबेटिंग एंड कमिंग आउट विद इनोवेटिव एंड ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या होगा, जब आप खुद काम कर कर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप जो है चीज़ों को ढूंढेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम, आप जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के वो खुद आप ढूंढ कर लाएंगे। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर आपके तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से 138। द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी आर द टू की प्रोसेस ऑफ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। पॉल फेरे डेजिग्नेटेड दिस प्रोसेस एज। आपको मैंने टीचर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ाया है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, खाली टीचर जो है बोलती जाती है और बच्चों के दिमाग में इंफॉर्मेशन भरती जाती है। तो इस चीज़ को पॉल फेरे ने किस चीज़ का नाम दिया था। ऑप्शन ए स्टॉकिंग एजुकेशन, ऑप्शन बी रिट्रीविंग एजुकेशन, ऑप्शन सी माइंड मैपिंग, या फिर ऑप्शन डी बैंकिंग एजुकेशन। अब आप एक बात बताइए, आप जाते हैं बैंक में, वहाँ पर पैसा जमा करते हैं, तो इसी तरीके से टीचर जो सेंटर्ड होता है वहाँ पर क्या होता है, टीचर बस एजुकेशन जो है बच्चे के माइंड में जमा करती रहती है। तो इन्होंने इसको बैंकिंग एजुकेशन का नाम दिया था। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पीच कम्युनिकेटी। स्पीच कम्युनिकेटी के हिसाब से क्या बात सही है, यानी कि कोई भी जहाँ पर एक भाषा का समुदाय है, जैसे कि इस कम्युनिकेटी के लोग ये वाली भाषा बोलते हैं, इस कम्युनिकेटी के लोग ये वाली भाषा बोलते हैं, तो इसके हिसाब से क्या बात सही है आपको ये चीज़ बतानी है। पहला है
स्पीच कम्युनिकेटी इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज, कि जो कम्युनिकेटी है, वो जो भाषा बोलती है वो ही बस ज़रूरी पार्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कम्युनिकेटी बन गई है, सॉरी कम्युनिटी बन गई है स्पीच की, वो ही ज़रूरी पार्ट रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अगला है, जो स्पीच कम्युनिटी होती है आपकी, उसके अंदर लोग जो आते हैं वो लैंग्वेज के बारे में जो है पढ़ते हैं और एजुकेशन सिस्टम पर फोकस रखते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, आपको बोला गया है 22 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 + 2 4, 82 इज इक्वल टू 64, ठीक है, 42 इज इक्वल टू 16, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको फिर 4 2 जो है 16 है, 62 36 है। इन्होंने बोला 2 8 4 16 इवन नंबर है और इनका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन ही होगा। तो इससे हमने क्या बोला कि एक इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 8 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 है और 6 है। कि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी, पहले आपको एग्जाम्पल दे दिए, फिर इन्होंने बोला कि इसको देख के हमें ये पता चला कि किसी भी अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी जो आएगा वो इवन नंबर ही होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर डिडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव है, एनालिटिकल है या प्रोजेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सब मुझे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर मुझे आप सबसे चाहिए। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कम से कम 10 से 20 बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप सब मुझे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 2r = 1/m, तो आपको ना ये चीज प्रूव करनी है। तो एज अ टीचर आपको ये चीज देखने की, अगर एक टीचर बच्चों को ये चीज बता देती है कि आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो टीचर कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रही है, ध्यान से सुनना। विच मेथड इज यूज्ड बाय अ टीचर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन उसमें क्या होता था, स्टेटमेंट गिवन होता था और हमसे पूछा जाता था कि स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेगा। वहां पर आंसर हम लगाते थे सिंथेटिक, लेकिन यहाँ पर बोला है टीचर कौन से मेथड का इस्तेमाल करेगा, तो टीचर यहाँ पर एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब होता है जब आपको जो जो चीज़ निकालनी है, जो प्रूव करनी है, और साथ ही में जो चीज़ आपको गिवन है वो आपको जब बताई जाती है तो वो एनालिटिकल के अंदर आती है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप किसी चीज़ का प्रूव निकालते हैं तो वो सिंथेटिक में आती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर कन्फ्यूजन को अपने क्लियर रखना। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिक मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 142, A sentence has been given with a blank to be filled. आपको सिंपली यहाँ पर ना ब्लैंक फिल करना है। The majority of these girls dash dance. The majority of these girls क्या होगा, like to dance। ये likes dance, ठीक है, likes होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 143, in the following question out of the given 4 alternative सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। आपको बस इसका मुहावरे का मतलब बताना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, मतलब बिल्कुल मेरे दिल से निकली हुई बात। तो क्या होता है यहाँ पर, सिंसियरली, मैं ईमानदारी से बिल्कुल अपने दिल से, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो यानी कि सिंसियरली मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले में आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। ऑडेसिटी का मतलब होता है जो कि किसी से डरता नहीं है, मैं तो बाहुबली हूँ, और इसका उल्टा होता है कवर्डाइस, यानी कि जो डरपोक होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, Dash learning is an approach of learning in which participants engage themselves in an activity, then they reflect on the activity critically and obtain useful insight of learning। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी लर्निंग है जहाँ पर बच्चा एंगेज होकर
एक्टिविटी में एंगेज होकर करता है, ताकि वो उसके बारे में ढंग से गहन अध्ययन करके चीज़ को सीख सके। एंगेज होना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करना, और लर्निंग बाय डूइंग यानी कि एक्सपीरियंशियल, जहाँ पर बच्चा खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस कर कर सीख रहा है। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर वर्ड टू वर्ड रिलेट किया है, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड, यानी कि एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक। तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following method we proceed from what is given to proving what is required? बताइए वो कौन सा मेथड है जहां पर हमें जो चीज़ गिवन है हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ गिवन होती है वो आती है एनालिटिकल के अंदर, और जब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो चीज़ हमें निकालनी है, जो सॉल्यूशन हमें निकालना है, वो आता है आपका सिंथेटिक के अंदर। ये क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करे रखना। जो चीज़ें गिवन है ऑलरेडी वो एनालिटिक के अंदर आ गई, और जब आप उनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो सिंथेटिक के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली सेकेंड आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 147 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आपको बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज ग्रो करते हैं। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, बाग और चाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पुराना है, क्वेश्चन नया है, नए तरीके से पूछा गया है। Which of the following are the conditions related with aggression in socialization studies? आपको बताना है कि एग्रेशन यानी कि आक्रामकता, गुस्सा आ गया है मुझे, इससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही है जब हम बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाते हैं। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, बोबर डोल का एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा नया है। तो मैंने आपको बोबर डोल में क्या पढ़ाया था कि क्या हुआ, एक पर्सन बोबर डोल को मार रहा है और एक बच्चा देख रहा है। उसने देखा कि अगर बोबर डोल को मैं मार रही हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चा भी सेम चीज़ रिपीट करेगा। या फिर उसने देखा हम किसी डॉल को मार रहे हैं, हमें पनिशमेंट मिली है तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। या फिर मैंने उस डॉल को मारा और कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। तो क्या हुआ, हमने ना एक रूम में 3-4 बच्चे रखे, मतलब बहुत सारे बच्चे रखे, मतलब कि अलग अलग तरीके से उनको दिखाया। एक बार क्या हुआ, हमने बोबर डॉल को मारा तो हमने जो है रिवॉर्ड मिला मुझे। सपोज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं, मैंने बोबर डॉल को हिट किया और मुझे बदले में रिवॉर्ड मिला। तो बच्चा है वो क्या सीखेगा कि अग्रेशन से रिवॉर्ड मिलता है। अगले कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने जब बोबर डॉल को मारा तो मुझे पनिश किया गया, तो आपने क्या सीखा कि पनिशमेंट भी मिलती है। और फिर अगले सिचुएशन में क्या हुआ कि जब मैंने बोबर डॉल को मारा तो मुझे कुछ ना पनिशमेंट मिला ना ही मुझे रिवॉर्ड मिला। तो आप भी यही सीखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि पनिशमेंट मिले रिवॉर्ड मिले, आप बस का जो आपने देखा है कि मारना है तो आप वो मारना सीख लेंगे। तो ये तीनों ही आपकी कंडीशन थी जो इस एक्सपेरिमेंट में एक्स्ट्रा एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट बोबर डॉल से रिलेट कराया गया था, तो उसमें ये तीनों कंडीशन के बारे में बताया गया था। तो तीनों ही यहाँ पर आपकी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following makes counting number 1 devoid of its predecessor? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक जो है किस कारण पूर्ववर्ती नहीं होती है। मतलब क्यों 1 के आगे जो होता है ना प्रीडिसेसर, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे पहले काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, सही बात है, और 1 जो है सबसे छोटा नंबर है। ये दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही बात बोली है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फेलियर टू रिकॉग्नाइज प्लेस वैल्यू लीड टू फेलियर इन द 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। The given statement indicate which of the following problem in teaching learning of mathematics। अब क्या हुआ, मुझे तो प्लेस वैल्यू निकालनी नहीं आती, और मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी नहीं आती उसकी वजह से मुझे जो मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये करने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इसके बुनियाद पर आपको क्या पता चलता है टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स के बारे में, ये क्वेश्चन है। पहला,
फियर एंड फेलियर, दूसरा क्रूड असेसमेंट, तीसरा इनएडिक्वेट लर्निंग मटेरियल एंड चौथा है आपका डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने जो है चीज़ नहीं सीखी, उसको जो है यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं करना है, उसकी वजह से उसके अंदर डर बैठ गया कि वो मैथ्स में अब कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि स्लेवरी का सिनोनिम क्या होगा। स्लेवरी यानी गुलामी, और बॉन्डेज का भी सेम मतलब होता है बंधन में रखना। तो आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका एंटोनियम यानी कि अपोजिट बताना है। शॉर्टेज यानी कि कमी, इसका अपोजिट होता है अब्यूडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इन अ 2 डिजिट नंबर यूनिटरी वैल्यू इज सेम है। सपोज आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 23, अब ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तब बताइए जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है क्या वो सेम होगा प्लेस वैल्यू से और फेस वैल्यू से। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 की 3 होगी, सही बात है, और फेस वैल्यू भी 3 ही होगी, क्योंकि फेस वैल्यू वो ही होती है जो वो नंबर होता है, और प्लेस वैल्यू यूनिट पर है तो इसके पीछे कोई जीरो नहीं आएगा, टेंस पर होता तो जीरो आता। तो देखिए जो इसकी यूनिट वैल्यू थी वो ही इसकी प्लेस वैल्यू है और वो ही इसकी फेस वैल्यू है। तो दोनों यहाँ पर आपके सही हैं, तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the practical application of Skinner research? स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला है बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। यहाँ पर बच्चों का जो है ऑटिज्म, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। अब आप देखिए, आप ये चीज़ चाहे छोड़ भी दीजिए, क्या हमने, आप बताओ, हमने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी या फिर जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी वहाँ पर हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करी थी या नहीं करी थी। बात करी थी हमने कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर हमारी ये दोनों चीज़ आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम्ड जो ये है इंट्रैक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन होगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की क्लास हमने आपके लिए स्पेशली रखी थी, वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि स्किनर की रिसर्च पर बेस है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर स्किनर के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आप बताइए वो बच्चे को क्या बोलेंगे जिसके माता पिता नहीं है, उसको अनाथ बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था बहुत। अगला है आपको बताना है किस पार्ट में एरर नहीं है, क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए क्वेश्चन था इसका यहाँ पर आपका यही था, ओवर कॉन्फिडेंस जनरली लीड पीपल इनटू मिस एडवेंचर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था, पहले ये था फिर ये था ये था। आप बताइए इनमें से किस में गलती है किस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लीड नहीं आना था, लीड नहीं आना था, यहाँ पर लेड आना चाहिए था, तो आपके इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 है, by dash Kohlberg meant that stages are not just isolated responses but are general patterns of thoughts which consistently show or provokes many different kinds of issues। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा जो वर्ड है वो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि कोलबर्ग ने बोला कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उस पर अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, ये क्या है, एक जनरल पैटर्न चलता है कि इस उम्र में बच्चा इस हिसाब से सोचता है, फिर इस उम्र में बच्चा इस हिसाब से सोचता है, तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस चीज को जस्टिफाई करेगा। पहला है इनवेरिएंट सीक्वेंस, अगला है स्ट्रक्चर्ड होल्स, नेक्स्ट है हायरार्किक इंटीग्रेशन एंड अगला है क्वालिटीज डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका स्ट्रक्चर्ड होल्स, क्योंकि क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना दिया था कोलबर्ग ने। स्ट्रक्चर में क्या चीजें होती हैं, सब एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, एक क्रम के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड होल्स। ठीक है, एक बार आप ये देखिए इनवेरिएंट सीक्वेंस, इनके मतलब भी हम जान लेते हैं। इनवेरिएंट सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो बार बार जो है चीजें सीखते हैं। अब क्या हुआ, कोलबर्ग ने हमें बताया कि जो आपका इनवेरिएंट सीक्वेंस है उसका मतलब होता है कि कोई भी जो बच्चा है वो पहले प्री कन्वेंशनल में जाएगा, उसके बाद वो कन्वेंशनल में जाएगा, फिर वो पोस्ट में जाएगा। मतलब किसी भी स्टेज को कोई बच्चा जंप नहीं कर सकता,
एक सीक्वेंस में बच्चे की लर्निंग, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब होता है इनवेरिएंट सीक्वेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होल्स आपको बता चुकी हूँ। हायरार्किक इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चे ने जो चीज प्री कन्वेंशनल में सीख ली है, कन्वेंशनल में वो चीज वो जाके भूल नहीं जाएगा। क्या होगा, जो उसकी पुरानी लर्निंग है वो अपनी नई लर्निंग के साथ उसको इंक्लूड कर देगा। ये होता है हायरार्किक इंटीग्रेशन। और क्वालिटीज डिफरेंस होता है कि हर एक लेवल पर अलग अलग क्वालिटी की लर्निंग बच्चा करता है, अलग अलग क्वालिटी के बच्चे मोरल जजमेंट करता है। तो ये आपका यहाँ पर इस चीज को बताता है। तो सही आंसर यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन साथ ही में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अगर इनमें से किसी से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 158 यूज ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी फैसिलिटेट द डैश लर्निंग। आप जब मैथमेटिक लेबोरेटरी या लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, आप देखिए लेबोरेटरी में क्या होता है, आप किसी भी चीज को करके दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, करके दिखाना, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ओनली सेकंड, यानी कि प्रोसेस बेस्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 159 डैश मेथड इज कंसिडर्ड एज द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द प्रूफ। जहां पर आप किसी चीज का प्रूफ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव, प्रोजेक्ट, सिंथेटिक, एनालिटिक। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा, इंडक्टिव में, सिंथेटिक में, एनालिटिक में। देखिए आपको बोला है कौन सा मेथड है जहां पर आप किसी भी चीज का प्रमाण ढूंढते हैं। प्रमाण हम जब क्वेश्चन बताया था, जैसे कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन प्रूव दिस इक्वल टू दिस, आपको क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी चीज गिवन है ना, तो ये क्या आती थी आपके एनालिटिक के अंदर आती थी, ये भी तो आपका एक प्रूफ ही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एनालिटिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 160 what kind of recreational activities help in creating friendly environment among children for mathematics education। आप बताइए इनमें से किसके थ्रू एक अच्छा माहौल बना सकते हैं जिसके तरह बच्चे मैथ्स अच्छे से सीख सके। पहला है, आप मैथ्स के क्लब बना दीजिए, क्विज कराइए या फिर कंपटीशन कराइए। देखिए तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बच्चा साथ में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव होगा, चीज़ों को सीखेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो बच्चा जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा चीज़ को सीखने के लिए। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 161 What are the points that a teacher should keep in mind while displaying children work। जब भी कोई टीचर किसी भी बच्चे का काम डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाती है तो उसको उस टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, टू ट्राई टू अरेंज द वर्क एट चिल्ड्रन आई लेवल, कि क्या करो, बहुत ऐसे ऊंचाई पे भी कुछ छत पे चार्ट मत लगा देना, ऐसे चार्ट लगाओ कि बच्चों को आराम से दिख सके। सही बात है। अगला है, टाइटल्स एंड लेटरिंग शुड बी लार्ज एंड अट्रैक्टिव, यानी कि जो लेटर आपने लिखे, जो टाइटल है वो बड़े बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए, यानी बच्चे को तो इजीली जो है दिखे। दूसरा, उनसे बच्चे अट्रैक्ट हो, उन्हें सुंदर लगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो दोनों ही यहाँ पर आपके पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो वो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। What could be the reason to ask questions from listener in story based lesson। आप मुझे बताइए इनमें से वो कौन सा रीजन हो सकता है जहां पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टोरी बेस के जो होते हैं। ठीक है, पहला है, आप क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सके, बच्चे उसके साथ रिलेट कर सके। सही बात है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पेपर एनालाइज में क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगला है कि बच्चों को भाषा की जानकारी दी जा सके, ये भी एकदम करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है वोकैबुलरी बच्चों को नई नई सीखने के लिए मिलती है स्टोरीज के थ्रू। तो आपके सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यंग लर्नर डिक्टेशन शुड। सपोज कीजिए आप हैं फर्स्ट क्लास में, आप उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। डिक्टेशन क्या होता है, आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, बच्चे उसको लिख रहे हैं। तो डिक्टेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए। अब क्या होगा ना, आपने बच्चे को डिक्टेशन बोली कि चलो लिखो, नॉट टू बी रेड और सेड एट नॉर्मल स्पीड। फर्स्ट क्लास का बच्चा लिख ही नहीं पाएगा, तो लंबी तो नहीं होनी चाहिए। पहला, नॉर्मल स्पीड पे मत बोलो, ऐसे बोलो नॉट टू बी रेड और सेड एट नॉर्मल स्पीड। अरे बच्चे को समझ ही नहीं आया, छोटा बच्चा है तो नहीं करना है ऐसा।
अगला है डिक्टेशन, ऐसी बोलो जिसका कोई मतलब ही ना। स्कूल में कोई भी काम बिना मतलब का करते ही नहीं है, ठीक है। तो बचा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बस आपका ये पॉइंट, यानी कि सेंटेंस ऐसे बोलो जो आप एक ब्रेथ में बोल सको, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। जैसे कि सेंटेंस मैंने एक ब्रेथ में बोल दिया तो क्या हुआ, बच्चा इसको इजीली सुन के लिख पाएगा, छोटा बच्चा है अभी। तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following is not included under affective role? अफेक्टिव रोल के अंदर क्या बात नहीं आएगी। अफेक्टिव मतलब कि जहाँ आपकी भावनाओं की बात होती है, फीलिंग की बात होती है, ठीक है। पहला है कि यहाँ पर कि बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है। दूसरा है बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में बताना। तीसरा है बच्चों को गाइड करना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जहाँ पर बच्चा ट्रस्ट करना और रिस्पेक्ट करना सीख जाए, ठीक है। तो आपको बताना है जो अफेक्टिव रोल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चनिंग अप्रोच है ये इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो डाइवर्सिटी है इसमें भी हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। मोटिवेट जब हम करते हैं तो यहाँ पर भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो फीलिंग उसकी जो मतलब अच्छा वो महसूस करता है। जब म्यूचुअल ट्रस्ट है यानी कि यहाँ पर भी फीलिंग की बात ही हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is true in context of productive computer session? बहुत सारे कंप्यूटर प्रोडक्टिव सेशन के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको बताना है कि कौन सा हिसाब से सही है। पहला स्टेज 3 के अंदर बताया जाता है कि कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मतलब ये चीज़, और स्टेज 1 में रूल्स बताए जाते हैं। तो आपकी स्टेज 3 और 1 के हिसाब से दोनों ही बातें सही हैं। मैं आपको पहले ही कंप्यूटर सेशन जो है इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो जिसको ध्यान से समझना है वो पेपर जो प्रीवियस ईयर के एनालाइसिस उनमें देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से वाला क्वेश्चन समझाया था। तो दोनों ही यहाँ पर आपके पॉइंट देखिए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 166, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग इज पार्ट ऑफ विच रोल? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, तो वह आपके किस रोल पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों इंटरैक्टिव रोल। इंटरैक्टिव रोल में यही बोला जाता है कि यहाँ पर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि आप खुद चीज़ों को सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167, What comes under writing at word level writing activity? वर्ड लेवल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पर भी वर्ड लेवल की बात होगी इसका मतलब होता है वर्ड्स के बारे में जानना, वर्ड में जो स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है कुछ भी। तो देखिए क्लासिफाइंग वर्ड इनटू वर्ड फैमिलीज, ये चाहे यहाँ पे बात करो चाहे यहाँ पे बात करो, दोनों ही यहाँ पर वर्ड से रिलेट करते हैं और वर्ड लेवल पर भी वर्ड्स की ही बात होती है। तो ज़्यादा इसमें हार्ड एंड रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही यहाँ पर सही पॉइंट है आपके, ठीक है। तो चलिए आंसर हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, Which of the following example of assessment can be included in comprehensive assessment while assessing on the theme food? आप बच्चों जब फूड के बारे में असेस कर रहे हैं तो आप किसके थ्रू बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला है कि आप खाली छूकर बताइए कि ये कौन सा फूड है। अब देखिए सही बात है, आपने उनको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रिंजल, इसको बोलते हैं हम लेडी फिंगर, तो बच्चा टच करके बता सकता है, ठीक है। अगला है कि टेस्ट से मैच करो। अच्छा आपने ना सब्जी कोई टेस्ट कराई, बच्चों को बताओ ये कौन सी सब्जी थी, अरे यार ये तो लौकी की सब्जी खिला दी मैम ने, तो यहाँ से भी बच्चे का इवैल्यूएशन हो सकता है। अगला है कि आप बच्चों के साथ डिस्कशन करो कि कौन से एनिमल से हमें कौन सा फूड मिलता है। अच्छा हमें तो मिल्क मिलता है काउ से, हमें मिल्क मिलता है गोट से, तो इस तरीके से आप फूड के बारे में यहाँ से भी असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ट्राइंग आउट वेरिएशन इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क, अलग अलग तरीके से कैसे दूध से दही जमाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चारों ही आपके सही हैं जिनके थ्रू असेसमेंट हो सकता है। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फटाफट सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे एकदम अच्छे से। Which of the following is our institution resource for teaching learning of EVS? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो बाहर रिसोर्सेज, जो इंस्टीट्यूट, जो एक तरीके से कहेंगे जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट जो बनाए हुए हैं वो सब टीचिंग लर्निंग के तौर पे। अब TLM कौन सा हो सकता है? पुलिस स्टेशन एक इंस्टीट्यूट है, पावर हाउस एक इंस्टीट्यूशन है, विंड फार्म एक इंस्टीट्यूट है, पब्लिक लाइब्रेरी भी एक इंस्टीट्यूट है। चारों ही आपके यहाँ पर सही हैं, तो ये यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब सही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ये बेसिक था। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर सोशल स्किल। सोशल स्किल के अंदर क्या नहीं आएगा? सोशल स्किल का मतलब जहां पर भी आप जो है एक दूसरे की हेल्प करने की बात होगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की बात होगी। देखिए यहाँ पर आप दूसरे की दोस्त की मदद कर रहे हैं, ये भी सोशल स्किल के अंदर आएगा। आप पेयर में काम कर रहे हैं, ये भी सोशल स्किल में आएगा। आप एक साथ मटेरियल शेयर कर रहे हैं, ये भी सोशल में आएगा। तो बच्चा क्या एलिमिनेशन के थ्रू ओनली फर्स्ट कि आपको वर्ल्ड के बारे में जानने की उत्सुकता है, यहाँ पर सोशल स्किल की बात कुछ भी नहीं हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the tips for an effective classroom use of digital video? अगर आप डिजिटल वीडियो के थ्रू क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला कि हर एक बच्चा उसे सुन सके, देख सके। सही बात है, आगे वाले बच्चों को दिख गया, पीछे वालों को ना तो दिखा ना तो सुना, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं उन बच्चों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे जब उसको देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, या देखते हुए बच्चों को क्या चीज़ करनी है, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि बस देख रहे हो और नीचे लंच खा रहे हैं चुप चुप करके, तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडिशनल आइडिया फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में आप किस थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं? देखिए अभी आपने ईवीएस पेडागोजी नहीं पढ़ी है, आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट आजकल हमारे सब जगह चल रहे हैं। हमारे जो डीयू है उन्होंने भी ओपन बुक टेस्ट कराए थे। आप ग्रुप टेस्ट करिए, आप गेम टेस्ट, होम टेस्ट, चारों के तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं। पढ़ते ही समझ आ रहा है, चारों ऐसे तरीका है जिससे बच्चे का कोई भी आकलन किया जा सकता है। तो चारों ही यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3rd 4th एंड 5th। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक होती है 3री 4थी और 5वीं कक्षा की, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? पहला, इनकी जो बुक्स होती है वो डेली लाइफ से रिलेट करती है। आप हमेशा ध्यान रखना, ईवीएस सब्जेक्ट की सबसे खास बात यही है कि ये बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट करती है। तो ये बहुत अच्छा उसका एक एडवांटेज है। पहला है, इसके थ्रू बच्चों को एक्सप्लोर करने का, ऑब्जर्व करने का जो है मौका मिलता है, क्योंकि ईवीएस में ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बताई होती है जहाँ पर बच्चा खुद चीज़ों को कर कर सीखता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, आपके डेली लाइफ, आपके आसपास की दुनिया के बारे में ईवीएस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है, ये है, तो आपको अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए मिलता है। सही बात है। और नेक्स्ट है, चेंज फ्रॉम बीइंग रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू पैसिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग प्रोसेस। क्या होता है, ईवीएस में आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनने वाले नहीं रहते, आप पैसिव बन जाते हैं। यानी कि देखिए, अब ध्यान से समझिए, एक होता है आपका एक्टिव, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं साथ में मिलके, और एक होता है पैसिव, जहाँ पर आप सिर्फ बात सुन रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आप ईवीएस में पैसिव रोल में होते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। ईवीएस में तो हम खुद चीज़ों को कर कर सीखते हैं। ईवीएस में हम एक्टिव होते हैं, ना कि हम पैसिव होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट गलत है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर आपके तीनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग सो चिल्ड्रन मेकिंग देयर ओन डिस्कवरी। इनमें से कौन है जो कि समझते हैं, सोचते हैं कि बच्चा खुद अपने डिस्कवरी करता है? तो बच्चे जी सेल और पियाजे दोनों ही हैं, क्योंकि पियाजे में हमने स्टेजेस पढ़ी थी, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। सेम इस तरीके से जी सेल है, उन्होंने भी बताया था किस तरह में स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बच्चों को एज अ डिस्कवरर देखते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस शुड ईच पीपल रिक्वायर अ कॉपी ऑफ अ स्टोरी बुक। इनमें से किस केस में जो पीपल है, यानी कि जो बच्चा है, उसके पास स्टोरी बुक होनी चाहिए? पहला कि टीचर ने स्टोरी पर काम कंप्लीट कर दिया उससे पहले, और अगला है टीचर ने स्टोरी पर काम कंप्लीट कर दिया उसके बाद। अब आप मुझे बताइए, टीचर ने आपको स्टोरी तो सुनाई ही नहीं, टीचर ने स्टोरी तो बनाई ही नहीं। अब जब स्टोरी बनी ही नहीं तो उससे पहले स्टोरी हाथ में आएगी कहाँ से? नहीं आएगी ना, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, टीचर ने स्टोरी बना दी है, बुक बना दी है, तो भैया उसके बाद तो आपको भी चाहिए, भाई मेरे पास भी तो होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए
अगला है व्हाट डज फॉर्मूलिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। फॉर्मूलिक लैंग्वेज में क्या आता है, यानी सूत्र भाषा। आपको मैंने लास्ट पेपर एनालाइज में बताया था कि फॉर्मूलिक लैंग्वेज होती है जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में आता है तो वो जिस प्रकार की इंग्लिश उसे सिखाई जाती है उसे बोलते हैं फॉर्मूलिक लैंग्वेज। तो बच्चा जब प्राइमरी स्कूल उसमें आता है तो बच्चों को हम ग्रीटिंग्स देना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ डू यू डू, मतलब सिंपल जो ग्रीटिंग्स होती है वो सिखाते हैं। प्लस जो रूटीन्स होते हैं कि आप इंग्लिश में सारे रूटीन्स भी हम उन्हें सिखाते हैं कि वॉश योर हैंड्स डेली, या फिर थ्रो द गार्बेज, या थ्रो द लिटर इन द डस्टबिन, ये सारे रूटीन्स हम उन्हें सिखाते हैं। तो ये दोनों ही आपके फॉर्मूलिक लैंग्वेज के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन 177, व्हाट इज इंक्लूडेड इन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। मेटाकॉग्निटिव के अंदर क्या आएगा? मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है जहां पर आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने लड़ाई क्यों करी, तो आप कंपेयर करेंगे लड़ाई करने से क्या नुकसान हुआ था, बिना लड़ाई करे क्या फायदे होते हैं, और आप खुद से सवाल भी करेंगे क्या लड़ाई करना अच्छा था। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, तो हो जाएगा इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a technology resource for teaching learning of EVS। EVS में कौन सा टेक्नोलॉजी रिसोर्स है? तो ध्यान रखिए EVS में 3 होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर, एक होता है आपका मोबाइल फोन, और एक होता है आपका कैमरा। आपके ये 3 है जो टेक्नोलॉजी के अंदर एज अ रिसोर्स ईवीएस में इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर के थ्रू पावर पॉइंट बनाइए, इंटरनेट पर देखिए, अलग अलग ईवीएस के एनवायरनमेंट के बारे में बात जानिए। मोबाइल के थ्रू जो है अलग अलग पंछियों की आवाज़ जो है रिकॉर्ड करके लाओ, उनकी वीडियो बना के लाओ। कैमरा के थ्रू अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम की फ़ोटोज़ खींच के लाओ। तो ये तीनों आपके टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज होते हैं ईवीएस में। तो आप देखिए यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टोरीज ऐड टू अ होल स्कूल अप्रोच टू लर्निंग एंड जनरल एजुकेशन। आपको बस ये बताना स्टोरी किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टोरी आपकी 4 तरीके से हेल्प करती है। कैसे? स्टोरी के थ्रू आप बच्चों को जो है क्रिएटिव राइटिंग करा सकते हैं। जैसे कि आपने बोला चलो मैं सिचुएशन आपको दे रही हूँ कि आप एक परी हैं जो कि धरती पर आई है, तो बताइए आप क्या करेंगे। तो बच्चे को क्या हुआ, आपने क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करा। दूसरा, इसके थ्रू जो है आप बच्चे की इमेजिनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, इससे क्या है, बच्चा जब स्टोरी लिखेगा, स्टोरी बनाएगा तो बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। और एक है, कई बार ना क्या होता है स्टोरी के थ्रू ना बच्चे के सामने प्रॉब्लम रख देते हैं, तो बच्चा ऐसे ऐसे हुआ था, तो बताओ अब वो पर्सन क्या करेगा। तो स्टोरी के थ्रू आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाते हैं। तो यानी कि 4 रूप में स्टोरी टेलिंग आपकी हेल्प करती है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristic of a 5 to 7 year old learner। जो 5 से 7 साल का बच्चा है उनमें से आपको क्या चीज़ उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। पहला कि वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद प्लान कर सकते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, वो हर टाइम क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, वो इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 7 साल का बच्चा खुद अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकता है, मतलब अपना बैग कहाँ रखना है, अपनी यूनिफॉर्म कहाँ रखनी है, चीज़ें कर सकता है। दूसरा, इस टाइम पर बच्चा लॉजिकल रीजनिंग भी करनी स्टार्ट कर देता है और इमेजिनेशन भी कर सकता है। इस टाइम पर बच्चा हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछता, इससे कम एज में हमेशा वो क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि यहाँ आकर थोड़ी बहुत बच्चे को समझ आ जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्रॉ इट लर्निंग एक्सपीरियंस मोस्टली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अभी ना आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? पहले आपने पढ़ा होगा, हमारे टाइम पे ना सिविक्स हुआ करता था। सिविक्स की जगह अब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आ गया है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है। अब देखो इकोनॉमिक्स हमारा इसके अंदर आता है, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है उसके अंदर इकोनॉमिक्स आएगा ही आएगा। हिस्ट्री हमारा इसके अंदर नहीं आता है, सोशियोलॉजी आता है और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आते हैं, हिस्ट्री नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू मेक लर्नर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल साइंस क्लास।
आप इनमें से किसके थ्रू बच्चे को एक्टिवली यानी कि प्रोत्साहित कर सकते हैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए? पहला, क्या बच्चे को बोलो याद करके आ जाओ बस, अब बाकी सब कुछ छोड़ दो। अरे खाली मेमोराइज करने के लिए बोल दिया तो एक्टिव कहाँ हुआ बच्चा। दूसरे में आपने बच्चे को बोल दिया कॉपी करो, कॉपी करेगा चीज तो कहाँ एक्टिव होएगा, नहीं होएगा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, क्या आप बच्चे को बोलो कि जाके खुद ढूंढो कि कौन से स्टेट से कौन सा फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर हुआ बच्चा एक्टिव, यहाँ पर बच्चा खुद कैरी ऑन कर रहा है एक्टिविटी को, तो ओनली थर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। 183, which of the following is the correct sequence of teaching move in discovery approach to teaching science in teaching learning process? आपको बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा सी। पहले आता है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल, फिर आता है जस्टिफिकेशन ऑफ रूल, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ रूल, फिर आता है आपका यहाँ पर एंटिसिपेटिंग द रूल। ये आपको मैं बच्चों साइंस की जब पेडागोजी है जब पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये ना थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर है इसके बारे में, तो वहाँ पर ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो आंसर जान लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला, कि जो बच्चे होते हैं जिनकी ज़रूरतें होती हैं उनको आप सेम नंबर दीजिए, सेम ग्रेड्स दीजिए उन बच्चों के जैसे जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता कि जिस बच्चे को डिसेबिलिटी है उसको सेम नंबर दो जिस बच्चे को डिसेबिलिटी नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा और ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला है कि आप क्या करो, अलग अलग बल्कि टू मीट इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स ऑफ स्टूडेंट विद SEN इन कंटेक्स्ट ऑफ जनरल एजुकेशन सेटिंग। आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जिन बच्चों को कोई डिसेबिलिटी है उनकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, ये इस पॉइंट का मतलब है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन लाया ही इसलिए गया ताकि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको वो मौका नहीं मिल रहा है शिक्षा प्राप्त करने का, अलग अलग जगहों पे उनको हटा दिया जाता है पढ़ने से, तो आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ अरेंज करिए, उनका डेवलपमेंट करिए। तो ओनली सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग ऑफ साइंस करिकुलम? जब भी आप पहले से करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को प्लान कर लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? पहला, कि जब आपने करिकुलम को प्लान कर लिया तो बैलेंस बन गया। अब कैसे हुआ कि मुझे इतने मंथ में इतने सब्जेक्ट कराने हैं, इतने मंथ में इतने सब्जेक्ट कराने हैं, तो आपका बैलेंस बन जाता है, एक सही बात है। अगला है, इससे जो है इट हेल्प्स टू एंश्योर एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इससे क्या है, आपको जो है एक ना एक्सेस मिल जाता है, यानी कि आपको बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है आपको एक तरीका चल जाता है कि करिकुलम में ना पहले से ही सारी बातें बताते हैं, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ये एक्टिविटी कराएंगे, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या एक्टिविटी कौन से कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को क्लास में कराने हैं। तो दोनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 186, in scientific inquiry through which of the following ways a teacher can help children to develop capability of raising question? इनमें से किसके थ्रू आप बच्चों के अंदर क्वेश्चन को पूछने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं? पहला, कि जो टीचर है वो हेल्प करे बच्चे की क्वेश्चन को पूछने के लिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछे तो टीचर को हेल्प करनी चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है, टीचर को बच्चे की हेल्प करनी है, टीचर नीड्स टू हेल्प चिल्ड्रन to raise question while they are reading information by observing a situation or an object। कि टीचर जो है बच्चे को समझाए कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए, तो सही बात है। यहाँ से भी क्वेश्चनिंग स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए, जिन नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? इजी है, रेशनल नंबर लिखते हैं, क्योंकि इरेशनल वो होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, पाई, इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये होते हैं इरेशनल, और ये होते हैं आपके रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल आपका सही आंसर है, ओनली सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 188, Which of the following technique can be used to introduce new vocabulary? आपको बच्चों को नए नए वर्ड्स के बारे में सिखाना, तो आप क्या
करोगे इस्तेमाल। अब आपने क्या करा, बच्चे को सपोज कीजिए नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपने ड्रॉ करके पूरा प्रोसेस बता दिया और उसमें बताया ये लीव होती है, यहाँ पे स्टार्च ग्लूकोज होता है, इस तरीके से रूट्स होती है। आपने ड्राइंग करी और बच्चे को कितने सारे नए वर्ड्स आपने बता दिए, सही बात है। और अपोजिट तो आपका आता ही वो कैब के अंदर है, इसमें तो मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों ही तरीक़ों से वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम इन कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको बताना है इनमें से कौन सा एज अ लिटरेचर हिस्ट्री का सोर्स है, मतलब लिटरेचर जो किताबें जो होती हैं, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, कौन सा इनमें से वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, पास्ट के बारे में। अब जो ऑफिशियल ऑर्डर थे, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैक्ट या उस टाइम पे जो ऑर्डर निकाले गए वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, सही बात है। उस टाइम पर, पुराने टाइम पर जो डिसीजन लिए गए उनके जो पेपर्स हैं ये भी लिटरेचर में आएंगे, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, सही बात है। अरे ग्रामर पे बुक बनाइए, हिस्ट्री में कैसे आ गई, तो कोई लिंक नहीं बैठा। अगला है डिस्पैचेस, यानी कि डिस्पैच मतलब भेजना। एक टाइम पर जैसे मान लीजिए ब्रिटेन से लेके यूएस कोई लेटर भेजा गया, तो ये भी क्या है, आपके पुराने जो है हिस्ट्री में उसके अंदर आ जाएंगे, लिटरेचर में आ जाएंगे, जो सोर्सेज हैं आपके हिस्ट्री को जानने के बारे में। डिस्पैच मतलब जो कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, जैसे कोई लेटर भेजा, कोई बुक भेजा, कुछ भी। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पर सही है, ठीक है। 190 आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल है XYZ और एक DEF, दोनों सिमिलर है, ठीक है। आपको बोला XY और YZ जो है 10 और 14 है, DE 15 है, तो बताना है EF क्या है। ये आपको वैसे मैथ का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा जब जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके खास बात होती है कि जो उनकी साइड है उनका रेशियो सेम होता है, यानी कि इसकी एक साइड है 10-14, तो रेशियो क्या बना यहाँ पर 5-7, तो इसकी जो साइड है उसका रेशियो भी 5-7 ही बनेगा। इसमें हमें पता है कि जो एक साइड है वो 15 है, तो यानी एक किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, तो जाहिर से बात है जो दूसरी होगी वो क्या होगी, 21 होगी। ये आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वैसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग साइंस इन द क्लासरूम। इनमें से किसके थ्रू टीचर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं साइंस में। फेयर टेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग मॉडल, आपके तीनों ही यहाँ पर सही आंसर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 192, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। इनमें से किसके थ्रू आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं। भैया मूवी दिखा दीजिए गांधी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर कोई आर्टिकल दिखा दीजिए, गांधी जी के ऊपर बुक पढ़ा दीजिए, आज अखबार में छपा है गांधी जी के ऊपर, उसकी क्लिपिंग काट के ले आइए, तो सारे ही सोशल साइंस के आप पढ़ा सकते हो सबके थ्रू। एग्जाम्पल मैंने आपको देके बता दिया साथ के साथ, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि अगर कोई भी, जैसे कि इफ लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट आर इक्वल देन द लाइन सेगमेंट आर सेड कॉन्ग्रुएंट। सही बात है कि अगर लाइन की जो सेगमेंट है वो इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगला है, अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो उनका मेजर भी इक्वल होगा। सही बात है, दोनों ही पॉइंट सही है। वैसे ही आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपने पार्ट ए में ज़रूर पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में एडवांस में आता है, ठीक है। चलिए 194, फिलोसफी ऑफ साइंस कंसर्न द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग। जो फिलोसफी ऑफ साइंस होती है उसमें ये किसके अंदर आएगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के अंदर आएगा, प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन के अंदर आएगा। अब देखिए साइंस में आप चीज़ों की डिस्कवरी भी करते हैं और साइंस में आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के उसको कंफर्म भी करते हैं कि जो साइंस है वो आपकी एविडेंसेस पे बेस्ड होती है। एविडेंस, जब आप किसी भी चीज़ का एविडेंस निकालेंगे तो उस चीज़ को आप कंफर्म करते हैं, तो डिस्कवरी भी करते हैं साइंस में और कंफर्म भी करते हैं। तो क्या हुआ, हमने एकदम देसी स्टाइल में अपना रिलेट करके रेफर करके इसको समझा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्टेड डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच इज नॉट अरेंज और ऑर्गेनाइज इन एनी मैनर। इसको क्या बोलते हैं,
एक ऐसा डाटा जिसको आपने अभी ऑर्गेनाइज नहीं करा उसको हम बच्चों रो डाटा बोलते हैं। जैसे कि आपने कॉलोनी में जाके सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, या फिर आज आपके पास पूरे पेपर हैं, ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करा, किसके कितने नंबर आए कुछ चेक नहीं करा, तो क्या ये एक रो डाटा है। जब आप इसको पूरा चेक कर दोगे तो उसके बाद ये डाटा फ्रूटफुल हो जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए एक रो डाटा है जिसके ऊपर आपने अभी कुछ भी काम नहीं किया है। तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 196, अगर जो x है वो 400% ज्यादा है y से, 400% ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 400%, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो y है वो x का कितना परसेंट होगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बता देती हूँ 20% है, क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके पार्ट ए का, ठीक है। 197, Which of the following is most appropriate example of using learner experience while teaching social science? आप मुझे बताइए जहाँ पर आप learner experience यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट है जहाँ पर आप लर्नर का एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए पहले में क्या है, आप बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जो है पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो है बच्चों से पूछती है किस किस ने इसके बारे में देखा है बताओ। सही बात है, यहाँ पर टीचर पूछ रही है आपने देखा है, आपने देखा है, तो बच्चे जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब टीचर जो है वाटर की स्कैरसिटी के बारे में, कि वाटर की कितनी कमी है भारत में, उसके बारे में पढ़ा रही है, तो टीचर अपना एक्सपीरियंस बता रही है, अपना एक्सपीरियंस नहीं लर्नर का, तो ये तो गलत हो गया, अपना एक्सपीरियंस बता दिए गलत हो गया। अगले में जो है टीचर जो है असाइनमेंट दे रही है बच्चों को, किसके ऊपर, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, टू यूज लर्नर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो टीचर है वो असाइनमेंट दे रही है ताकि बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर पाए। तो देखिए आपका जो सेकंड पॉइंट है और जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है आपका, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, थोड़ी सी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंक्लूजन, समावेशी के बारे में कौन सी बात सही है। पहला, सारे बात सही है, यानी कि जो भी पॉइंट आएगा आपका। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आप सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी एक ही एजुकेशन में सारे बच्चों को इंक्लूड कर लेते हैं, सही बात है। चाहे कोई डिसेबल बच्चा है, कोई डिसएडवांटेज बच्चा है, सबको हम एक प्रकार के एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं, सही बात है। अगला है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल डिसफॉर्मिटीज के बच्चों को इंक्लूड करते हैं, नहीं। इंक्लूजन का मतलब होता है चाहे डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, चाहे माइनॉरिटी का बच्चा है, चाहे गर्ल चाइल्ड है, सबको इंक्लूड करना, ये गलत हो गया। अगला है करिकुलम प्लान करना अलग अलग बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। आप एक्टिविटीज अलग अलग प्लान करते हो लेकिन करिकुलम एक ही रहता है, कितने भी प्रकार के बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बच्चा क्या आपका ओनली बी, ठीक है। चलिए 199, Which of the following are the advantages of using resource by the teacher in teaching learning process? जब आप क्लासेस में रिसोर्स या मैं बोलूँ TLM का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। पहला, इससे बच्चों को कंक्रीट एग्जाम्पल मिलता है। कंक्रीट मतलब जिसको बच्चा देखकर सीख सके, सही बात है, TLM को देखकर सीखता है। अगला है इट हेल्प इन डूइंग नथिंग, ये किसी भी काम में मदद नहीं करता। अरे भैया ये तो मदद करता है, बच्चों को सीखने में मदद करता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ ना इंसान जल्दी से नहीं भूलता है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिविजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले समझिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा आपकी चीज़ें मतलब कि नंबर्स दिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक सिंगल ही है यानी मोनोनोमियल है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एक सिंगल से ही डिवाइड हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी खाली एक सिंगल से ही डिवाइड हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके बसिए। ये भी आपका पार्ट ए में आपने ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर हमने अपने पार्ट बी के 100 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, तो आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी।
तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। प्लस अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।